हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया और केमिस्ट्री का एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें कि हम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव जो था ऑब्जेक्टिव उसको हम कंप्लीट कराएं और इसके बाद आता है इसका सब्जेक्टिव पोर्शन। और यह चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, ठीक। और इसमें क्या देखेंगे? इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूरा विस्तार से समझाएगा। और एक बार आप हमारा एक वीडियो देख कर तो प्रयास कीजिए कि आपको कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, तभी आप इस चैनल से जुड़िएगा। तो इस वीडियो में क्या देखें? चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगभग 15 या 20 के आसपास प्रश्न होगा और यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न बड़ी अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ताकि रासायनिक अभिक्रिया, जो कि चैप्टर का ही नाम है। ताकि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक। देखिए आप यदि सभी जगह परिभाषा सुनेंगे और वही परिभाषा हम भी लिखेंगे। क्या रखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अलग होने वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तभी आप पर क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया। वह इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेला ही, देखिए कोई पदार्थ अकेला ही अभिक्रिया कर लेता है और कोई ऐसा पदार्थ है जो कि अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। और नया पदार्थ बनाता है जिसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। और जो पदार्थ भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक उसे बोलते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल, ठीक। और यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया है H2 + Cl2। देखिए यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक बना रहे हैं और यहाँ पर एक पदार्थ मिलकर दो बना रहे हैं, ठीक। और ये जो दो है इस साइड है इसे बोलते हैं क्या? अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये जो बना HCl इसे बोलते हैं क्या? प्रतिफल बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर दो जो लगाएगा इससे और यह संतुलित के लिए लगाएगा। और हम आपको संतुलित करने के लिए बड़ा वीडियो भी बहुत जल्द आएंगे, ठीक। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर आप कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जो श्वसन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर में लिखा गया है, देखिए इसको आंसर समझने से पहले एक बात समझिए कि कहता है क्वेश्चन क्या पूछता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। पहला बात आप समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसे? देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले। और हम जानते हैं कि श्वसन में ऊष्मा बनता है, ठीक। यहाँ पर श्वसन का समीकरण लिख दिया कि C6H12O से जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो बनाता है CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है जल, और साथ में देखिए ऊर्जा बना रहा है और यही ऊर्जा के कारण से बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। तो इसका हम भाषा में लिखेंगे तभी तो हमारा नंबर में रखेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल अणुओं में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू के ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। कहता है कि जो चावल है और जो आलू है, ब्रेड है, यह किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, सॉरी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये टूटकर ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा हमें देता है। और यह जो अभिक्रिया इसके बारे में नीचे लिख दिया। और ये जो ऊर्जा बना इसी कारण इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ लिख दिए कि ग्लूकोज चूँकि श्वसन अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है इसलिए इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक। समझ गए? देखिए सिंपल भाषा में एक बार फिर से समझने का प्रयास किया। कहता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है और इसका समीकरण लिख देंगे। सिंपल बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे कि चूँकि श्वसन से ऊष्मा निकलता है इसलिए श्वसन को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस समीकरण को आप याद रख लीजिए। केमिस्ट्री में भी काम देगा, बायोलॉजी में भी काम देगा। बायोलॉजी में तो इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चैप्टर 2 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम तुरंत दे देंगे। अब अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश अपघटन सिंपल देखिए, पहला बात देखिए अपघटन कहते कैसे? अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कोई पदार्थ टूटता है, मतलब टूटना। और यहाँ पर कहता है प्रकाश, इसका मतलब क्या? प्रकाश में अपघटन होता है, प्रकाश में अपघटन होता है, ठीक। इसको उत्तर में लिखेंगे कि अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी बड़े यौगिक का अणु, यहाँ पर इसका आंसर गलती दिया है। यहाँ पर लिख दिया अपघटन अभिक्रिया, क्या लिख दिया? अपघटन अभिक्रिया, लेकिन पूछता है प्रकाश अपघटन। लिखेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन अभिक्रिया होना प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। या मतलब सिंपल आप कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, अपना भाषा में कि प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना प्रकाश अपघटन कहलाता है। और यहाँ पर लिख दिया अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा, क्या लिख दिया? अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा। आप इसे भी देख लीजिए, अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा। देखिए अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
जिसमें किसी बड़े यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके जो गुण होते हैं मूल गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, एक उदाहरण ले लीजिए CaCO3 बनाता है CaO प्लस Ca2 बनाता है, और ये है अपघटन अभिक्रिया। ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया नहीं, ये है अपघटन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब देखते हैं कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक, पहला बात आपको बता दें कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटता है। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड को यदि स्टूल के प्रकाश में रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, टूट जाएगा, यानी सिल्वर दे देगा और साथ में क्लोराइड देगा। ठीक, क्या यदि हम सिल्वर क्लोराइड को स्टूल के प्रकाश में रख देंगे तो ये टूट कर बना देगा सिल्वर और साथ में बनाएगा क्लोराइड। ठीक, सिंपल भाषा में इसका आंसर दे दिए और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, इसमें कोई ज़्यादा याद करने वाला बात नहीं, सिर्फ इसका उदाहरण याद कर लीजिए। इसका जो है इसका परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन की अभिक्रिया होना प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक, तो उसके बाद अगला प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है। यह सिंपल बात है कि वियोजन जो अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, अभी देखें कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, और यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। ठीक, आप जानते हैं कि टूटना जुड़ना का विपरीत है। यही कहता है, यहाँ पर कहता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन का क्यों विपरीत है। ठीक, इसको तो उत्तर में लिखेंगे कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं उससे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, और जबकि इसके उल्टा में हो जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ टूटते हैं तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ देख लें कि यहाँ पर ये दोनों विपरीत है, पूरा विपरीत है। यहाँ देखिए, दो पदार्थ जुट कर बनाता है एक पदार्थ, और यहाँ एक पदार्थ टूट कर बनाता है दो पदार्थ। ठीक, तो यहाँ बात देख लीजिए बिल्कुल विपरीत है। सिंपल भाषा में लिख देंगे, यहाँ पहला पर इन दोनों का परिभाषा दे देंगे, उसके बाद लिख देंगे आता है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न बिल्कुल हल्का आता, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो बताया प्रश्न कहता है कि वायु में यदि हमें Mg यानी मैग्नीशियम लीवन को जलाना है तो उससे पहले इसे साफ करते। क्यों साफ करते, देखिए इसका उत्तर यदि हमसे सुनेंगे तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नीशियम है यदि खुला वायु में से डालते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है क्या, MgO बनाता है। और यदि MgO को जलाएंगे तो हमें जलाने में कठिनाई होगा, जिसके कारण MgO को साफ करते हैं, जैसे कि ये जो O है ये घिस जाता है और O खत्म हो जाता है, जिससे कि बचता है Mg और ये आसानी से जल जाता है। ठीक, समझिए क्यों करते हैं। देखिए इसके उत्तर में लिखेंगे कि मैग्नीशियम को खुला वायु में छोड़ देने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। इसलिए इसे जलाने के लिए साफ कर देते हैं। ठीक, तो उसके बाद उसको जलाते हैं। ठीक, यहाँ लिखा गया, इसके बारे में पढ़ देते हैं हम यहाँ पर। ठीक, इसके उत्तर में लिखा गया कि यदि मैग्नीशियम लीवन नम वायु के संपर्क में रहता है तो जो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। जब यह परत मैग्नीशियम को यदि इस परत की उपस्थिति में मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमें जलने में अवरुद्ध है, यानी रोकेगा, कहेगा नहीं जलो। ठीक, रोकेगा। इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम लीवन को पहले साफ करते हैं। यानी एक होता साफ करने बताया है, तो यदि आप गाँव में रहते हो तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी लोहा आता है उसको साफ करने में उसका ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। ये प्रतिस्थापन, अब इसका आंसर देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यदि आप नाम देखते हैं तो कहता है प्रतिस्थापन, यानी प्रति मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थापना होना। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह स्थापना। ठीक, इसको उत्तर में रखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से ही उसको हटा देता है और उसका जगह ले लेता है। ठीक, नहीं समझे, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा क्रियाशील धातु अपने से जो कम अभिक्रियाशील धातु होगा उसको अपने उसका विलयन से उसको हटा देगा और उसका जगह वो खुद ले लेगा, उससे क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए जैसे कि Fe+CuSO4, इसको समझने का प्रयास करें। Fe+CuSO4 जो है ये जो Fe है, ये क्या है, Fe जो है ये Cu से क्या है, ये जो Cu है इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए Cu को भगा देता है। क्या करता है, Cu को भगा देता है और ये FeCu के जगह पर बच जाता है, यानी इसके उत्पाद में क्या बनता है, FeSO4, यानी यहाँ पर जो Cu था इसके जगह पर Fe आ गया तो ये क्या बन जाए, FeSO4 और प्लस में Cu को भगा दिया तो Cu बन गया। ठीक, ये नहीं समझेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी हट जाता है, मतलब इसका जगह ये रहता है और इसका जगह ये रहता है। ये कब होगा, जब अधिक क्रियाशील धातु होगा। देखिए अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को हटाएगा ये। ठीक, और
कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को नहीं हटा पाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर Fe जो है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इस चीज़ को हटा दिए, ठीक, समझ गए। और यदि आप इसका समान रूप देखना चाहते हैं तो उसका समान रूप कैसे होता है, समान रूप कैसे होता है, A+BC बनाता है AC+B बनता है, नहीं समझे, समान रूप होता है, यानी इसका अगर देखें तो है समान रूप। ए जो है ये बी से ज़्यादा क्रियाशील है, ए जो है ये बी से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसको हटा देगा बी को, तब ऐसा बनेगा, ठीक। तो चलिए इसके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ताकि इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो है ये Cu की अपेक्षा उसको विस्थापित करता है, क्योंकि वह ज़्यादा अभिक्रियाशील है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। प्रतिस्थापन भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरा टर्म देकर ध्यान दे दीजिएगा, इसमें एग्जाम पूछने का संभावना बनाता है। अगला प्रश्न आता है कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में पीछे देख रहे हैं। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, वियोजन मतलब टूटना, ठीक। यहाँ देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिक में परिणत हो जाता है, परिणत मतलब क्या था, टूट जाना, तो उसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर KClO3 ये टूट कर बनाता है KCl+O2। देखिए इसका सबसे सिंपल उदाहरण है कि CaCO3 टूट कर बनाता है CaO प्लस बनाता है क्या, CO2। यहाँ पर देखिए एक जो देखिए यहाँ पर समझने का, यहाँ जो एक है इधर क्या है, मतलब ये जो तीर है, तीर के बाईं ओर एक है और तीर के दाईं ओर 2 बन गया, तो सीधा टूटना, वियोजन मतलब टूटना। जहाँ आपको दिख जाएगा कि 1 से 2 बन गया, मान लीजिए वियोजन या अपघटन, ठीक, आपका कोई गलती नहीं होगा, ठीक। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में परिणत यानी बदल जाता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, वीडियो लंबा होते जा रहा है इसमें, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का था, शायद हम वह समीकरण वाला प्रश्न लाए भी है, उसको देखते हैं, होगा तो आपको बता देंगे, ठीक। यहाँ पर लगता है नहीं है, समीकरण बड़ा नहीं है, ठीक। हाँ, ठीक, इसके बारे में देख लिया। पहले हम इसको समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे, ठीक। इसके उत्तर में लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको उत्तर में लिखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन बायो में होता है, ये गलती लिख दिया, हाँ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कहता है ये भी नहीं ठीक है, देखिए इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या लिखेंगे, आप नोट करते जाइए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उनके सूत्र या संकेतों द्वारा संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप नोट कीजिए, नहीं तो आपका मतलब छूट जाएगा, आप पीछे चल जाएंगे। लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को उनके संकेतों या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये जो रासायनिक समीकरण है ये 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। इसके बारे में वो जो प्रश्न उसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इतना बड़ा लिखने में हमारा कितना टाइम जाएगा, और जो हमारा पन्ना है वो भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, इसको संकेत द्वारा लिखते हैं। ये जो मैग्नीशियम है ये है तत्व, इसको लिखेंगे संकेत में लिखा है, क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे। और ये जो ऑक्सीजन है इसको भी लिखेंगे O2। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है यौगिक, इसको लिख देंगे सूत्र द्वारा MgO लिखेंगे। और यहाँ पर इसको जो है वो ये जो है ये संतुलित करने के लिए बनाएगा, और हम संतुलित करने वाला वीडियो बहुत जल्द लाएंगे, ठीक। तो उस प्रश्न को देखते हैं, वो प्रश्न कौन सा था, वहाँ पर था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हम बताए थे आपको रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का था, संतुलित और असंतुलित। आपको पता कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व में परमाणु की संख्या समान होती है, ठीक। इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है MgO, ठीक। यहाँ पर अगर यहाँ पर दो लगाएंगे तो इसका आप देखेंगे कि यहाँ पर Mg यहाँ पर क्या है, सॉरी ये संतुलित नहीं हो, ठीक। Mg यहाँ पर क्या है, Mg यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Mg क्या है 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यहाँ से 2 गुना 2 है। अब यही कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण कि यदि अभिकारक के और जितना परमाणु है उतना ही प्रतिफल के और परमाणु हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक। यहाँ लिख दिए कि
संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्व यानी जितना भी तत्व है उसका परमाणु का संख्या इस पार्ट बारे से समान हो जाए। ठीक, अब उसके बाद कहता है एक और प्रश्न पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित हम क्यों करते हैं। यदि हम कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो वह जो रासायनिक समीकरण है वो गलत हो जाएगा। ठीक, अब कहता है क्यों करते हैं। ठीक, देखिए एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, उसी को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा होता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही पदार्थ का नष्ट होता है। ठीक, अब देखिए यह जो नियम है इसके अनुसार क्या कहता है कि अभिक्रिया के बाद न तो पदार्थ का मतलब नष्ट होता है और न ही पदार्थ क्या होता है, न ही पदार्थ मतलब न ही पदार्थ का विनाश होता है और न ही पदार्थ बनता है। ठीक, यदि वह नियम का क्या कहता है कि न ही पदार्थ बनता है और न ही पदार्थ नाश होता है, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इसके अनुसार एक बार फिर समझेंगे। इसके अनुसार क्या होना चाहिए, mg अगर इस पार 1 है तो इस पार भी एक बनना चाहिए। अगर इस पार ओ यहाँ पर 2 है तो इस पार भी O2 ऑक्सीजन जो है ये भी 2 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर गलत हो गया। इसलिए इसको पालन करवाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करवाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक, इसको आप विस्तार में भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है न ही पदार्थ का नष्ट होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर इतना भी लिख दें तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, यदि आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं करता। क्योंकि अभी इस क्वेश्चन को हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। यदि आप कोई मतलब पकौड़ी खाए मतलब कोई भी अगर दुकान में चिप्स रहता है तो उसमें अगर पैकेट रहता है उसको फुला दिया जाता है हवा से आप तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरता है। अब उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरता है इसके उत्तर में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन इसलिए भरा देता है क्योंकि उसमें जो चिप्स है वो ख़राब नहीं हो। ठीक, और ये जो नाइट्रोजन गैस है ये न ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है न ही किसी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको उसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो भोजन है यानी तेल या वसा जो खाद्य पदार्थ है खाने वाला पदार्थ है वो ख़राब नहीं होता। ठीक, इसका उत्तर में लिखेंगे कि तेल या वसा युक्त पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने के लिए रखते हैं, इसलिए उसका उपचयन यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन में भी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो उसमें उपचयन नहीं हो सकता। देख क्यों लगता है, क्योंकि उसमें उपचयन नहीं हो सकेगा और उपचयन नहीं होगा तो वह पदार्थ खराब नहीं होगा, जिससे वह भोजन बहुत देर तक सुरक्षित रह पाएगा। ठीक, और उसे हम खा सकेंगे। ठीक, इसका एक सिंपल भाषा में लिखेंगे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है यह तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को खराब होने नहीं देता है, समझिए, यानी उपचयित होने के लिए नहीं देता है। तो चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ, वीडियो लंबा होते चला। अगला प्रश्न कहता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, देखिए ये प्रश्न समझने वाला है। क्या कहता है कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में यदि हम यहाँ दे लिया कि CuSO4 इसको यहाँ समझिए, इसका समीकरण निकाल। CuSO4 में अगर हम लोहा का एक मात्र छोटा सा टुकड़ा डालेंगे तो वह जो विलयन है यानी CuSO4 का विलयन है इसका रंग बदल जाता है। इसका रंग बदल अभी ऐसा क्यों होता है इसके बारे में लिखेंगे कि जब हम कॉपर सल्फेट क्या जो विलयन उसमें अगर हम लोहा डालेंगे तो बन जाएगा FeSO4 यानी पहले था कॉपर सल्फेट उसके बाद बन गया फेरस सल्फेट। ठीक, उसके बाद क्या बना फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का रंग कॉपर सल्फेट के से बिल्कुल भिन्न होता है। समझ गए, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालेंगे तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है, और फेरस सल्फेट का रंग कॉपर सल्फेट के रंग से बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए विलयन का रंग बिल्कुल बदल जाता है। ठीक, यहाँ भाषा में लिखने कि जब लोहा की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। क्योंकि उसको विस्थापित कर देगा, और लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित करते हैं। वो सिंपल वाला आंसर है, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने का मतलब है टाइम को बर्बाद करना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक देखिए सिंपल समझने जाके उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया में न तो भाग रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को इतना प्रभावित कर देता है कि उसका जो होने का दर है उसको बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक, इसको उत्तर में लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो स्वयं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे रासायनिक अभिक्रिया के वेग
वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, ये जो उत्प्रेरक है ये स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसका जो है चाल उसको बढ़ा देगा या घटा देगा, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे कि Fe उत्प्रेरक, यहाँ देखिए C6H6 ये हो गया बेंजीन। बेंजीन को अगर क्लोरीन के साथ मतलब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर Fe क्या है उत्प्रेरक है। ये जो Fe देखिए, ये Fe तो न तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये क्या किया, ये जो है इसको दल को मतलब बढ़ा दिया, ठीक, समझ गए, ये जो इसके दल को बढ़ा दिया, इसलिए Fe क्या होगा, इसके लिए उत्प्रेरक होगा, ठीक, समझ गए। उत्प्रेरक क्या कहता है, वापस समझे, उत्प्रेरक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लगा, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया को मतलब वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक, समझ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, यह जो प्रश्न था इसको समझा दिया। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। जो सोडियम है Na जो है, इसको हमेशा केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, से अगर देहाती भाषा में बोलेंगे तो उसे बोलते हैं मिट्टी का तेल, उसमें हमेशा इसको डुबा कर रखता है। ऐसा क्यों रखते हैं, इसके बाद उत्तर में कहेंगे कि जो सोडियम है, एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। तो जो सोडियम है यह बहुत अभिक्रियाशील तत्व है, यानी अगर इसे हम खुला वायु में देंगे तो यह इतना क्रियाशील है कि इसे अगर खुला वायु में देंगे तो ये वायु से भी अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा, इसलिए क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। एक बार फिर समझने का प्रयास किए। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर यह साधारण ताप पर भी ऑक्सीजन अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, अतः यह जल ना जाए, इसलिए इसको बचाने के केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, समझ गए। देखिए एक बार फिर समझाएं, हम समझाते हैं आपको। जो Na है, इसका संकेत क्या है, Na यानी सोडियम बहुत क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, इसको केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए लगते हैं कि यह जल ना जाए, यानी आग पकड़ने वाले, ठीक, इससे इसको डुबाकर लगते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। संयोजन, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वहाँ तक कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है, ठीक। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या कहता है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए CaO, और अगर CaO यानी अगर बिना बुझा हुआ चूना को अगर जल की उपस्थिति में देंगे तो वह बन जाएगा बुझा हुआ चूना, ठीक। तो ये कौन सा अभिक्रिया, मतलब सॉरी अभिक्रिया हो गया, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, समझ गए। नहीं समझेगा, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर समझ दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएगा तो होगा संयोजन अभिक्रिया। यदि एक पदार्थ दो पदार्थ बनाएगा तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक। यदि दो पदार्थ एक पदार्थ बनाएगा तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यदि एक पदार्थ दो पदार्थ बनाएगा तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक। देखिए यहाँ पर संयोजन है, संयोजन मतलब होता है जुटना, और वियोजन मतलब होता है टूटना, ठीक। इसके बारे में लिख दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इससे तीव्र बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है, थोड़ा सुनने बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि जब लोहे की कील को, ये क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विस्थापन अभी क्या होता है, जिससे बन जाता है फेरस सल्फेट, और वहाँ पर विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक। समझ, ये क्वेश्चन पीछे देख ली, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें नहीं देंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप यानी ज्वलन ताप का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ उसको गर्म करते चले वो कितना ताप पर जलना शुरू कर देगा, यानी कम से कम वो कितना ताप पर जलना शुरू कर देगा, उसे कहते हैं ज्वलन ताप, ठीक। इसको देखते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए न्यूनतम तापकरण आवश्यक है। देखिए कोई पदार्थ को आपको जलाना है तो उसके लिए ताप चाहिए, और वह ताप में आवश्यक है। इसमें कम ताप पर दहन नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर जल रहा है, यदि उसको 80 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस भी कम देंगे तो वह नहीं जलेगा, ठीक। और यह 80 डिग्री सेल्सियस जो है वह हो गया ज्वलन ताप। लेकिन ज्वलन ताप कहते कैसे, कोई पदार्थ कितना कम ताप पर जलना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं ज्वलन ताप। यहाँ वापिस बोलते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के न्यूनतम तापकरण आवश्यक है, इससे कम तापक्रम पर दहन नहीं हो सकता, यानी इससे कम ताप पर इसका दहन नहीं किया जा सकता। इस तापकरण को ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप, इसका परिभाषा या में इसका दूसरा परिभाषा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। नहीं समझेगा, फिर से समझने का प्रयास किए। वह न्यूनतम ताप यानी वह सबसे कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप, ठीक। समझ गए। तो चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है तो
तो वीडियो का हम 3-4 प्रश्न बचा है, उसको भी देखकर खत्म करते हैं। तो आप कहता है अगला प्रश्न, दहन किसे कहते हैं? क्या कहता है प्रश्न? दहन किसे कहते हैं? दहन, देखिए दहन किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे कि दहन किसे कहते हैं। देखिए दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। यहाँ उत्तर लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे और प्रकाश उत्पन्न होता है। नहीं समझे? एक बार फिर से समझे। कहता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे प्रकाश और ऊष्मा निकलता है और इसे ही दहन कहते हैं। कहता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे प्रकाश और ऊष्मा निकलता है, जिसे दहन कहते हैं। एक बार फिर से याद कीजिए आप, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न निकलता है, जिसे दहन कहते हैं। याद कीजिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न निकलता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं दहन। ठीक समझ गए? तो से बढ़ता है ज्वाला किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ जलता है तो उसे ज्वाला बोलते हैं। जब कोई ज्वलन से अर्थ बताइए, जलेगा कौन? जो होगा जलने वाला पदार्थ, और जो जलने वाला पदार्थ हो उसे बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ। इसको तो लिखें कि जब कोई ज्वलनशील पदार्थ लोह के साथ, लोह मतलब ऊष्मा के साथ जल रहा तो उसे बोलेंगे ज्वाला। ठीक समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। हमें लगता है कि अब तक यानी जितना प्रश्न पढ़ा है उतना तक में आप इन दोनों अभी क्या को समझ नहीं बल्कि अच्छा से पढ़ा सकते हैं हमारे तरह। ठीक, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या है, इसको तो लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। लेकिन यदि आप शब्द में देखें तो यहाँ लिखा गया ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का छेप हो जाना, ऊष्मा का निकल जाना। ठीक है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण दिया है कि मीथेन दहन हो, अगर हम मीथेन को जलाएंगे तो यहाँ पर ऊष्मा निकलता है। यहाँ लिखा गया कि CH4 को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला लें तो यहाँ पर ऊष्मा देखिए उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा को खींचना। यहाँ लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, यानी जिसमें ऊष्मा को खींचा जाता है। ठीक, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, उसको उदाहरण लिखेंगे कि बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थाइयासाइड को मतलब जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो वहाँ पर ऊष्मा शोषण होता है। ठीक, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का शोषण है, और यहाँ पर कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक, ऊष्मा का बाहर निकाल। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, एक बार हम दिक्कत पर चल रहा है, यानी आप सभी को दिक्कत क्या होता है। देखिए आप सभी तो परिभाषा याद कर लेते हैं, क्या करते हैं आप सभी परिभाषा याद करते हैं, लेकिन परिभाषा का उदाहरण याद करने में आप सभी को बहुत ज़्यादा कठिनाई आता है, क्योंकि परिभाषा तो वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन इसका जो उदाहरण है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक, उदाहरण को आप याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थी की ये सच्ची मतलब दिक्कत है कि क्योंकि उसको लसन यदि कोई भी अभिक्रिया है उसका मतलब परिभाषा याद हो जाएगा, लेकिन उसका उदाहरण याद होने में इतना कष्ट होता है कुछ कहने का नहीं। ठीक, तो आप याद करने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर यहाँ पर जो था अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी उसको समझा दिए। तो यहाँ पर बस बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पता कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन ये चैप्टर 3 का है, धातु बता गो, तब पर इसको देख लें कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए लोहे की वस्तु को अगर हम पेंट कर देंगे तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक, इसको उत्तर में लिखेंगे कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। अगर हम लोहा को पेंट कर देंगे तो उसका जो ऊपरी भाग होता है वह छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिससे कारण उसमें जंग नहीं लगता। ठीक, यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं कि पेंट करने में लोहे का ऊपरी भाग जो था ढक जाता है और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के पदार्थ को जंग से बचा सकते हैं, यानी उसका मतलब गलने से बचा सकते हैं। ठीक, कि पेंट क्यों किया जाता है? उसका क्षरण होने के से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देर से बोलने के कारण बोलने में बनने गला पूरा सूख जाता है। ठीक, इसलिए थोड़ा बोलने में कष्ट हो, आप मैनेज कर लीजिए। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता था कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब क्या होता है पेंट करने से उसका ऊपरी भाग ढक जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और वो ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक, समझिए? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर था चैप्टर 1 ये पूरा हमारा क्या होता है दिन रात है। और यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। और देखिए जब कोई भी दिक्कत हो मतलब कहीं भी दिक्कत हो और वीडियो कैसा लगा ये तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा, जब वीडियो देखे हैं इतना दूर तक वीडियो देखें तो आप कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक, और अच्छा कमेंट कीजिए, साथ में ख़राब कमेंट भी कीजिए। ख़राब कमेंट ऐसा कीजिए जो कि हमारे अंदर कमी है और उस कमी को हम दूर कर पाए। और साथ में यह जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और हम क्या यहाँ पर क्लास 10th का
फुल सिलेबस कंप्लीट करा जाए। और बहुत जल्द क्या होने जा रहा है इस ज्ञान प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर क्या है एक वीडियो में, यानी एक जो वीडियो रहेगा उसमें एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम 2-3 वीडियो मतलब यदि आप खोजते रहते हैं कि यह टॉपिक यहाँ मेरे यहाँ टॉपिक में, हम वहाँ उस ऐसा कम नहीं करते। एक वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी एक वीडियो में लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो तो होगा ही, क्योंकि चैप्टर ख़त्म करने में टाइम हम समझाते हैं तो टाइम लगेगा। 2 से 3 घंटा का वीडियो आएगा, आपसे देखेगा एक चैप्टर में एक वीडियो ख़त्म, नहीं सॉरी एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म, ठीक। और इस तरह का हम एक वीडियो डालें, प्रकाश का परावर्तन का वीडियो डालें, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म। इस तरह हम पूरा साइंस ख़त्म करेंगे। उसके बाद मतलब सभी को कमेंट कर दें। आप वीडियो आप जो आप है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको सभी वीडियो मिल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।